चलो भाई स्टार्ट करें। कल क्लास में क्या पढ़ा था अपने? हाँ, ऑडिट एविडेंस। चलो भाई ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपन। कल ये नोट्स बनाए थे क्या आपने कि नहीं बनाए थे? नहीं बनाए थे ना। ओहो। चलो ठीक है, आज मैं नोट्स आपके ऐप में रजिस्टर्ड हो गए, आप लोग ऐप चालू हो गए सबके? ठीक है, तो ऐप में आज मैं नोट्स पूरे डाल दूंगा। ठीक है, जैसे कि कल अपनी क्लास नहीं रहेगी तो एटलीस्ट आप नोट्स वगैरह कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, कल आप बुक्स भी कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कल की डेट में आप बुक्स भी कलेक्ट कर लीजिएगा। मंडे को एटलीस्ट उतना पढ़ करके आइएगा जितना अपन ने पढ़ चुका है। ठीक है, तो दिस सैटरडे संडे आई एम गिविंग यू टाइम ताकि आप इन कॉन्ट्रास्ट आ जाओ, क्लास के साथ इक्वलेंट हो जाओ। जो बच्चों का बैकलॉग बचा है, जिन्होंने फर्स्ट क्लास नहीं अटेंड किया, सेकंड क्लास अटेंड नहीं की, एंड आफ्टरवर्ड्स फिर मंडे ऑनवर्ड्स अपन एकदम अच्छी स्पीड पे चल सकते हैं। चलो ठीक है, तो ये कंसेप्ट है। जाइए। चलो स्टार्ट कर दे। चलिए दोस्तों, सब वेरी 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 गुड मॉर्निंग। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना बहुत ही प्यारा सा सब्जेक्ट। नाम क्या दोस्तों इसका? ऑडिट। चलिए, ऑडिट के अंतर्गत दोस्तों कल की क्लास हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास थी। एक बार रिवाइज कर लेते। कल की क्लास में अपन ने क्या पढ़ा था? अपन ने पढ़ा था ऑडिट एविडेंस एंड व्हाट दोस्तों? सैम्पलिंग। जिसमें अपन ने समझा था भाई ये ऑडिट एविडेंस क्या होता है। तो ऑडिट एविडेंस मींस कोई तो भी क्या दोस्तों, इंफॉर्मेशन जो कि किसके पास आती है? ऑडिटर के पास आती है, जिसके दम पे वो कंक्लूजन ड्रॉ करता है और अपने क्या देता है दोस्तों? ओपिनियन। उसे अपन क्या बोलते हैं? ऑडिट एविडेंस। ये इन्फॉर्मेशन आपको अकाउंटिंग रिकॉर्ड से भी मिल जाती है, या ये इन्फॉर्मेशन आपको अदर इन्फॉर्मेशन के थ्रू भी मिल जाती है। अगर हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की बात करें दोस्तों, तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन कैसे मिलती है? तो अपन ने देखा था कि भाई आपको इनवॉइसेस, कॉन्ट्रैक्ट्स, जनरल एंड सब्सिडरी लेजर, वर्कशीट, स्प्रेडशीट्स, इनसे मिल जाती है। ओके, नेक्स्ट थिंग अपन ने समझा था अदर इन्फॉर्मेशन में कौन कौन से हो जाते हैं। तो दोस्तों अपन ने देखा था मिनट्स हो जाते हैं, रिटन कंफर्मेशन हो जाते हैं, मैनुअल जो भी होता है। तो ये बेसिकली किसका पार्ट बन जाता है दोस्तों? दैट इज ऑफ द अदर इन्फॉर्मेशन। फिर अपन ने एक बात और समझी थी कि भाई ये जो भी ऑडिट होता है, ये ऑडिट के अंतर्गत ये कैसा होना चाहिए? सफिशिएंट होना चाहिए और एप्रोप्रिएट होना चाहिए। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय सफिशिएंसी? क्या मैं जान सकता हूं? क्वांटिटी। वेरी गुड। एंड अगर अपन बात करें एप्रोप्रिएटनेस, तो ये किसके बारे में बात करता है दोस्तों? दैट इज क्वालिटी। वेरी गुड। फिर अपन ने बात किया था किसके बारे में? बात किया था अपन ने नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट इज अबाउट कि भाई ये कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं किसको? सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएटनेस को। और ये फैक्टर्स अपन ने देखे थे अलग अलग होते हैं दोस्तों, लाइक नेचर ऑफ द आइटम, नेचर ऑफ द एंटिटी, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटिटी, मटेरियलिटी ऑफ द आइटम, ट्रेंड्स जो कि पहले से चले आ रहे हैं, या फिर इंटरनल कंट्रोल ऑफ द एंटिटी। ये कुछ ऐसी बातचीतें हैं जो कि फैक्टर्स को अफेक्ट करती है। किसको अफेक्ट करती है? सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएटनेस ऑफ ऑडिट एविडेंस को। नेक्स्ट कंसेप्ट अपन ने ये भी देखा था दोस्तों कि भाई जो ऑडिट एविडेंस होता है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स, डिपेंडिंग ऑन द नेचर। डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स अपन ने दो देखे थे, एक होता है हमारा कौन सा दोस्तों? इंटरनल, और एक होता है एक्सटर्नल। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर अपन ने तीन देखे थे, रिटन, ओरल, विजुअल। अगर इंटरनल और एक्सटर्नल की बात की जाए, इन दोनों में क्या अंतर है? तो इंटरनल ऑडिट एविडेंस ऐसे एविडेंसेस होते हैं दोस्तों जो कि हमारी एंटिटी के अंदर ही बने और अंदर ही हैं, और एक्सटर्नल ऑडिट एविडेंस ऐसे एविडेंसेस होते हैं जो कि बाहर बने लेकिन अभी एंटिटी के अंदर है। लाइक बैंक स्टेटमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ external audit evidence, sales receipt is an example of internal audit evidence, purchase is an example of एक्सटर्नल ऑडिट एविडेंस। समझ में आ रहा है? ओके फिर अपन ने बात किया था रिलायबिलिटी को लेकर के, रिटन और ओरल कौन सा ज्यादा रिलायबल है? रिटन। इंटरनल और एक्सटर्नल? एक्सटर्नल। ओरिजिनल ऑफ फोटोकॉपी? ओरिजिनल। डायरेक्ट निकाला कि इनडायरेक्ट? डायरेक्ट। ऑटोमेटेड की मैनुअल? ऑटोमेटेड। मैनुअल। वेरी गुड। अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कहीं का अच्छा है तो इंटरनल ऑडिट एविडेंस को भी अच्छा माना जा सकता है। इसके बाद अपन ने बात किया था दोस्तों ऑडिट प्रोसीजर्स को लेकर के कि भाई ये ऑडिट प्रोसीजर्स क्या होते हैं। तो ऑडिट एविडेंस को कलेक्ट करने का प्रोसीजर इज नोन एज व्हाट दोस्तों? ऑडिट प्रोसीजर। ये ऑडिट प्रोसीजर भी दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है रैप, फिर होता है फैप। व्हाट इज रैप? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, जो कि अपन कहां पे पढ़ेंगे? ऐसे 315 में। ऐसे 315 का नाम बता सकते हैं? आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी, इट्स एनवायरनमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, तो ये कौन सा? ऐसे 315। ये अपन पढ़ेंगे आगे जाकर के। पहले अपन करेंगे रैप, फिर अपन क्या करते हैं? फैप। फैप के अंदर अपन ने पढ़ा था दो चीजें आती है, एक आता है सीपी, एक आता है एसपी। व्हाट इज सीपी? कंप्लायंस प्रोसीजर। व्हाट इज एसपी? सब्सटैंटिव प्रोसीजर। जो कंप्लायंस प्रोसीजर होता है इसको अपन बोलते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। टेस्ट ऑफ कंट्रोल भी के अंदर हम तीन चीजें चेक करते हैं, एग्जिस्टेंस, कंटिन्यूटी, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस। फिर उसी प्रोसीजर
सब्सटैंटिव प्रोसीजर के अंदर आती है दो चीजें, एक आता है टेस्ट ऑफ डिटेल, एक आता है सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। टेस्ट ऑफ डिटेल में भी दो आते हैं, टेस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, टेस्ट ऑफ बैलेंसेस। टेस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन का मतलब क्या हो जाता है दोस्तों, यहाँ पे दैट इज आप ट्रांजैक्शंस को चेक करेंगे। ट्रांजैक्शंस कहां पे होते हैं, पीएनएल में, और बैलेंसेस कहां पे होते हैं, बैलेंस शीट में। अब पीएनएल के आइटम में हम कुछ अलग चीजें पता करते हैं, बैलेंसेस में कुछ अलग चीजें पता करते हैं। जैसे मैं कार इज अ बैलेंस शीट आइटम, उसमें मैं चेक करना चाहता हूं उसका एग्जिस्टेंस, मैं चेक करना चाहता हूं उसका वैल्यूएशन, मैं चेक करना चाहता हूं उसका राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। जब मैं बात करता हूं परचेजेस आइटम की, सेल्स आइटम की, एक्सपेंसेस आइटम की, तो आई वांट टू नो अबाउट अकरेंस, आई वांट टू नो अबाउट मेजरमेंट, आई वांट टू नो अबाउट कंप्लीटनेस। तो क्योंकि पीएनएल आइटम में चीजें अलग पता करना चाहता हूं, बैलेंस शीट आइटम में चीजें अलग पता करना चाहता हूं, तो दोनों को पता करने का तरीका भी अलग होगा। इसीलिए ट्रांजैक्शन के लिए अपन कहते हैं वाउचिंग, और एसेट्स एंड लायबिलिटी के लिए क्या कहते हैं, वेरिफिकेशन। क्या बोलते हैं दोस्तों, पक्का, अच्छे से। चलो नेक्स्ट अपन बात करने जा रहे हैं दोस्तों, ये सारी चीजें हो गई हमारी। इसके बाद अपन ने बात किया था क्या दोस्तों, मेथड्स। मेथड्स टू ऑब्टेन व्हाट दोस्तों, ऑडिट एविडेंस। ऑडिट एविडेंस की क्या मेथड है, तो वो है IRR प्लस AEIO। याद आ रहा है, वेयर I फॉर इंस्पेक्शन, R फॉर रिकैलकुलेशन, R फॉर रीपरफॉर्मेंस, A फॉर एनालिटिकल प्रोसीजर, E फॉर एक्सटर्नल कंफर्मेशन, I फॉर इंक्वायरी एंड O फॉर ऑब्जर्वेशन। इसके बाद मैंने आपको एक और कंसेप्ट कल की क्लास में बताया था ओपिनियन के बारे में। ओपिनियन कितने प्रकार के होते हैं, दो, एक होता है मोडिफाइड, एक होता है अनमोडिफाइड। याद आ रहा है बेटा, एक होता है मॉडिफाइड, एक होता है अनमॉडिफाइड। अनमॉडिफाइड को अपन बोलते हैं अनक्वालिफाइड, और अनक्वालिफाइड को अपन बोलते हैं क्लीन रिपोर्ट। याद आ रहा है, ओके। जो क्वालिफाइड होता है, सॉरी जो मॉडिफाइड होता है, उसके अंदर आते तीन चीजें, क्वालिफाइड, एडवर्स, डिस्क्लेमर। जहां पे क्वालिफाइड का मतलब क्या है दोस्तों, क्वालिफाइड का मतलब यह है कि भाई कुछ पार्ट को छोड़ दिया जाए, बाकी एकदम सही है। मतलब यहां पे जो मिस स्टेटमेंट होगा वो मटेरियल होगा, बट वो फैला हुआ नहीं है, इसीलिए वो परवेसिव नहीं है। एडवर्स के अंदर जो भी मिस स्टेटमेंट है वो मटेरियल भी है और परवेसिव भी है, तो अपन वहां पे क्या देते हैं, एडवर्स। और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन का मतलब हो जाता है जहां पर हम क्या कर रहे हैं, ओपिनियन नहीं दे पाएंगे। क्यों नहीं दे पाएंगे, आग लग गई, बाढ़ आ गई, आईटी की रेड बढ़ गई, इन सब चक्करों की वजह से हमारे पास एविडेंस ही नहीं है। अब एविडेंस नहीं है तो हम क्या नहीं दे पाएंगे, बताइए, ओपिनियन नहीं दे पाएंगे। ये चीजें अपन ने कल की क्लास में पढ़ा था, याद आ रहा है, पक्का। चलो आगे बढ़ते, चलिए। एग्जाम में आता ही है ये, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन व्हाट दोस्तों, असर्शन। सर ये असर्शन क्या होता है, असर्शन मतलब वो चीज जो ऑडिटर पता करना चाहता है। तो ऑडिटर जो चीज पता करना चाहता है, तो आप जिंदगी में क्या पता करना चाहते हो, जो है कि नहीं है, क्या पता करना चाहोगे जिंदगी में, जो चीज है कि नहीं है वही तो पता कर पाओगे, जो नहीं है बेटा वो पता करने का मतलब ही नहीं है। तो जो चीज जिंदगी में है उसी को ही पता करोगे। तो इसका मतलब है जो चीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होगी उसी को ही ऑडिटर क्या करेगा, पता करेगा। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किसने किया है, मैनेजमेंट ने। तो ये चीज डाली भी किसने होगी, मैनेजमेंट ने। तो इसीलिए अगर आप इस बात को ध्यान में रखते हुए असर्शन की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि असर्शन मींस रिप्रेजेंटेशन बाय मैनेजमेंट embodied in the financial statement, representation by management embodied in the financial statement used by the auditor, used by the auditor। क्या है बताइए, representation by the management embodied in the financial statement used by the auditor to consider different types of misstatement। आहा, टूट गई डेफिनेशन 4 पॉइंट पे। रिप्रेजेंटेशन बाय मैनेजमेंट, embodied in the financial statement, used by the auditor to consider different type of potential misstatement is known as what दोस्तों, assertion। In representing the financial statement, ठीक है, in representing that the financial statement are in accordance with applicable FRF, management explicitly or implicitly makes assertion regarding recognition, measurement, presentation, disclosure of the various element of financial statement and related disclosure। अब अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग है। लाइक ट्रांजैक्शंस के लिए क्या क्या असर्शन है, पहला असर्शन है अकोरेंस,
क्या वो ट्रांजेक्शन अकर हुआ कि नहीं हुआ। कंप्लीटनेस, क्या सारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया कि नहीं किया। एक्यूरेसी, क्या जो भी अमाउंट लिखे गए क्या वो सही है या नहीं है। क्लासिफिकेशन, रेवेन्यू को कैपिटल, कैपिटल को रेवेन्यू तो नहीं कर दिया। आया कि नहीं आया सर, एक पॉइंट भूल गए आप। ओके आओ, कट ऑफ। व्हाट इज दिस कट ऑफ? काट देना बेटा। आई वांट टू कट ऑफ रिलेशनशिप। आपने रिलेशनशिप में क्या कर दिया बेटा? काट दिया। आया कि नहीं। वैसे ही ऑडिटर को भी देखना पड़ता है कट ऑफ। सर किसके बीच में? 31 ऑफ मार्च और 1 ऑफ अप्रैल, इन दोनों के बीच में क्या है दोस्तों? एक दीवार है। क्या बोल रहा हूं? 31 ऑफ मार्च और 1 ऑफ अप्रैल, इन दोनों के बीच में क्या है दोस्तों? दीवार है बेटा। समझ में? तो 31 ऑफ मार्च अलग है, 1 ऑफ अप्रैल क्या है बताइए? अलग है। तो ये जो 31 ऑफ मार्च है और ये जो 1 ऑफ क्या बताइए? अप्रैल है, ये दोनों के बीच में क्या है बताइए? दीवार है दोस्तों। समझ में आ रहा है? और यहां का ट्रांजेक्शन यहां नहीं जाना चाहिए, यहां का ट्रांजेक्शन यहां नहीं जाना चाहिए। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये ट्रांजेक्शन इधर उधर होने नहीं चाहिए, क्योंकि इससे बहुत बड़ा चेंज आ जाता है। आज 1 अप्रैल की चीजों को अगर 31 मार्च में डालोगे तो ये उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर की सेल्स को क्या कर देगा? इंक्रीज कर देगा। 31 मार्च की चीजों को अप्रैल में डालोगे तो यहां की सेल्स क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो आज इंसान कई बार यही चीजों का इस्तेमाल करता है, यार इस फाइनेंशियल ईयर बहुत सेल्स हो गई, इतना टैक्स नहीं भरना, चलो भाई उठाओ मार्च की चीजों को कहां डाल दो? अप्रैल में डाल दो। आपको लगता है क्या अंतर है? 2-4 दिन ही तो ऊपर नीचे। भैया 2-4 दिन में क्या दिक्कत जा रही है? पूरा पीरियड ही चेंज हो गया। इधर की सेल उधर हो गई, उधर की सेल इधर हो गई। तो आप मुझे बताइए दोस्तों, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही शो कर रहा है? क्या ट्रू एंड फेयर व्यू शो कर रहा है? आंसर इज नो। तो इसीलिए क्या बोल दिया गया कि भैया ऐसा नहीं है, 1 ऑफ अप्रैल अलग है, 31 ऑफ मार्च अलग है। ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। क्या ये बात समझ में आ रही है दोस्तों? पक्का अच्छे तरीके से? चलिए, तो अगर अपन बात करें दोस्तों तो वो यही चीज बता रहे हैं यहाँ पर, दैट इज नोन एज कट ऑफ। क्या बोला आप ये देखेंगे, क्या बोल रहे हैं? दैट द ट्रांजेक्शंस and events have been recorded in the correct accounting period. That is known as what? Cut off. Okay, next क्या है? Balances. Balances में क्या पता करना चाहते हैं? Existence, क्या वो है या नहीं है। Rights and obligation, ownership. Completeness, क्या सारी assets and liability complete है या नहीं है। And valuation and allocation, यही पता करना चाहते हैं। Okay. Presentation में अगेन आप चेक करना चाहते हो कंप्लीट क्या? अच्छा, प्रेजेंटेशन की जब मैं बात करता हूं तो आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट? आई एम टॉकिंग अबाउट डिस्क्लोजर्स। समझ रहे हैं? डिस्क्लोजर्स, क्योंकि अगर आपको याद होगा तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सिर्फ बैलेंसेस और ट्रांजैक्शन नहीं होते, डिस्क्लोजर्स भी तो होते हैं। याद आ रहा है? पहली क्लास पढ़ाया था, ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड नोट्स टू अकाउंट्स। तो उस नोट टू अकाउंट्स में क्या होते हैं? डिस्क्लोजर्स होते हैं। तो इसीलिए अगर अपन बात करें तो भाई यहां पर अगर बात की जाए तो भाई क्या अगर आपको यहां पे पहली चीज क्या चेक करनी है भाई? क्या? कंप्लीटनेस। ऑल डिस्क्लोजर्स दैट शुड हैव बीन डिस्क्लोज्ड इंक्लूडेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। Classification and understandability. Financial information is appropriately presented and described and disclosed are clearly expressed. Accuracy and valuation, कि भाई वो accurate होना चाहिए, valuation सही होना चाहिए। And last but not least, occurrence and rights and obligation. Disclosed events, transaction, other matter have occurred and pertain to the entity. तो ये चीज आपको देखना पड़ेगा। किस में देखना पड़ेगा? प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर में। तो ये असर्शन के ऊपर था। मुझे उम्मीद है समझ में आ रहा होगा दोस्तों। पक्का अच्छे तरीके से? कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक है? फिक्स है? पक्का? चलिए, तो अपन ने पहला कंसेप्ट यहाँ पर देख लिया दोस्तों, दैट इज अबाउट व्हाट? हमारा assertions के बारे में। assertions की मैं एक बार डेफिनेशन और आपसे पूछना चाहूंगा दोस्तों। व्हाट डू यू मीन बाय assertion? क्या होता है assertion? इट इज अ रिप्रेजेंटेशन बाय द मैनेजमेंट एम्बॉडीड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, यूज बाय द ऑडिटर, काई के लिए टू कंसिडर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोटेंशियल मिस स्टेटमेंट्स। कोई भी डाउट? आज हमारा जो टारगेट है दोस्तों वो एक स्टैंडर्ड कंप्लीट करने का है, और वो स्टैंडर्ड जो है वो है ऐसे 505। कौन सा स्टैंडर्ड है? ऐसे 505। नाम क्या है इसका बताइए?
एक्सटर्नल कंफर्मेशन, यस सर। व्हाट इज दिस ऐसे 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन? ये क्या होता है? नाम में ही जाओ, हम क्या करने वाले हैं? पहली चीज तो कंफर्म करने वाले हैं। मतलब हम कुछ नया पता करेंगे कि पुराने के बारे में ही कंफर्मेशन लेंगे? पुराने के बारे में ही कंफर्मेशन लेंगे, मतलब हम कुछ नया नहीं पता करेंगे। वी विल बी जस्ट ट्राइंग कि अच्छा ये चीज वाकई में है या नहीं है। और ये चीज अपन किससे पता करने वाले? एंटिटी के बाहर के लोगों से। कौन पता करने वाला है? तो इसका जो एंटिटी के बाहर वालों के साथ जो मेरा कम्युनिकेशन होगा, वो कम्युनिकेशन में जब आंसर आएगा तो आंसर भी किसके पास आएगा? ऑडिटर के पास। और ये आंसर कौन से फॉर्मेट पे आएगा? रिटर्न, पेपर में भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक वे में भी हो सकता है। तो इतनी जो बातें अपन ने समझी, इसी से हमारा डेफिनेशन बन गया। एक्सटर्नल कंफर्मेशन क्या होता है? एक्सटर्नल कंफर्मेशन है डायरेक्ट रिटन रिस्पॉन्स टू द ऑडिटर फ्रॉम द थर्ड पार्टी। डायरेक्ट रिटन रिस्पॉन्स to the auditor from the third party, whether in paper form or electronic form. वापस से दोस्तों, ये क्या है? Audit evidence as a direct written response to the auditor from the third party in the paper form or in the electronic form. कितने प्रकार के होते हैं बेटा? दो। एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। So what is positive confirmation? Positive confirmation मतलब बेटा हर हाल में confirmation देना है। क्या बोला? हर हाल में कंफर्मेशन देना है, उसे अपन क्या बोलते हैं? पॉजिटिव कंफर्मेशन। तो पॉजिटिव कंफर्मेशन मतलब हर हाल में आपको कंफर्मेशन देना ही पड़ेगा। मतलब मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं, ऐसा मत करना कि जवाब ना दो। वेदर यू अग्री और डिसअग्री, यू नीड टू रिप्लाई मी। दिस इज अ पॉजिटिव कंफर्मेशन। सो देन व्हाट इज नेगेटिव कंफर्मेशन? यू हैव टू रिप्लाई ओनली व्हेन यू डिसअग्री। कुछ अजीब लग रहा है, देखो सिंपल है। नाटा क्लासेस के ऑडिटर ने क्या किया? ईमेल भेजा राहुल को कि राहुल, नाटा क्लासेस की डेटर की लिस्ट में आप 1 करोड़ रुपए में दिख रहे हैं, क्या वाकई में 1 करोड़ रुपए का बैलेंस ड्यू है? रिप्लाई मी। मतलब भले ही इनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नाटा क्लासेस 90 लाख का दिख रहा होगा, फिर भी इनको रिप्लाई करना है कि हाँ नहीं नहीं साहब 1 करोड़ नहीं, ये तो 90 लाख दिख रहा है। और अगर 1 करोड़ भी दिख रहा होगा तो भी रिप्लाई करेंगे यस यस इट इज शोइंग 1 करोड़ रुपीस। मतलब वेदर यू अग्री और यू नीड टू, दैट इज नोन एज पॉजिटिव कंफर्मेशन। फिर मेरा एक ऐसा भी जा सकता है ईमेल कि भाई इन द नाटा क्लासेस डेटर्स बैलेंस राहुल यू आर शोइंग एज 1 करोड़ रुपीस, रिप्लाई मी इफ यू डिसअग्री। इसका मतलब क्या हो गया? कि तभी क्या करना? रिप्लाई करना है जब आप इस 1 करोड़ से आपको लग रहा है कुछ गड़बड़ है, 1 करोड़ नहीं होना चाहिए, 1 करोड़ नहीं है, तो आप तभी रिप्लाई करो। क्या ये बात समझ में आए? तो मतलब ये रिप्लाई मुझे तभी करेंगे जब फिगर कुछ और है। अच्छा इनका रिप्लाई नहीं आया, मैं क्या समझूंगा? 1 करोड़ है, मतलब जो लिखा है वो एकदम सही है। तो आप मुझे बताओ पॉजिटिव और नेगेटिव में से कौन सा थोड़ा रिस्की है? नेगेटिव। तो किसका एप्लीकेशन, किसका यूज लिमिटेड होना चाहिए? नेगेटिव। तो नेगेटिव कंफर्मेशन का यूज कैसा होता है बताइए दोस्तों? लिमिटेड होता है। आइए पढ़ते हैं। पॉजिटिव कंफर्मेशन क्या बोल रहा है? अ रिक्वेस्ट दैट कंफर्मिंग पार्टी रिस्पॉन्ड डायरेक्टली टू द ऑडिटर वेदर द कंफर्मिंग पार्टी अग्रीज और डिसअग्रीज। A request that confirming party respond directly to the auditor only if confirming party disagrees. आया कि नहीं आया? ओके भाई। अब आएंगे नीचे। नीचे आपको क्या दिखेगा? लिमिटेड यूज ऑफ नेगेटिव कंफर्मेशन दिख रहा है एकदम लास्ट डब्बा, सेकेंड लास्ट डब्बा। लिमिटेड यूज ऑफ नेगेटिव कंफर्मेशन। क्यों नेगेटिव कंफर्मेशन का लिमिटेड यूज है? क्यों है? क्यों है? क्यों लिमिटेड यूज करना नेगेटिव कंफर्मेशन का? लेस क्या है ये? लेस एविडेंस, क्योंकि ये रिस्की है। कल के दिन हो सकता है राहुल ने ईमेल नहीं पढ़ा होगा, इसकी बुक्स में 20 लाख ही दिख रहा होगा, मैंने 1 करोड़ का भेजा है, भाई ने ईमेल नहीं पढ़ा। ईमेल पढ़ा तो इंपॉर्टेंस नहीं दी, अरे ठीक है जाने दो बहुत बिजी हूं मैं, मेरे को पढ़ाई करनी है, गेटिंग माय पॉइंट। तो ये क्या कर रहा है? ये रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है। तो ऐसे केस में भाई लफड़ा है, इसीलिए इसका यूज थोड़ा लिमिटेड है। लिमिटेड है मतलब वही यूज करो जहां पर अपन थोड़े से कैजुअल है। इसको मैं एग्जाम्पल के नाम पे ऐसा देता हूं कि रात को आपका दोस्त, आपका फ्रेंड, आपका कजन, आपका छोटा भाई आपके घर से 2 किलोमीटर दूर जा रहा है अपने घर पे, तो आप उसे क्या बोलते हो? कि भाई पहुंचेगा तो फोन कर देना, एक बार फोन कर देना, पहुंच गया, जिंदा है, ठीक है, किडनैप तो नहीं हुआ रास्ते में।
यस और नो? और अगर आपका ही जो दोस्त है वो अगर अपार्टमेंट में ही रहता है, आप थर्ड फ्लोर पे रहते हो, वो फर्स्ट फ्लोर पे रहता है, नीचे उतर करके जाना है, तो अपन क्या बोलते हैं? फोन कर देना पहुंचेगा तो। अपन उसको कुछ बोलते ही नहीं है। हाँ, उसका फोन बच जाता है तो डर जाते हैं, अरे यार इसका फोन अभी अभी तो निकला, काहे को फोन कर रहे हैं वापस, पक्का कुछ ना कुछ लफड़ा हो गया होगा। यस और नो? यस। तो वो क्या है, वो नेगेटिव कंफर्मेशन वाली बात हुई, तभी फोन करना जब दिक्कत हो। तो अपन नेगेटिव कंफर्मेशन तभी जाते हैं, या फिर अपन उसको ऐसे ही बोल देते हैं। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि भाई काम करना, पहुंचेगा मिस कॉल कर देना, बस मैसेज भी मत करना, मिस कॉल कर देना कि पहुंच गया। वो मिस कॉल ना क्या है, वो मिस कॉल ये बता देता ठीक है हाँ पहुंच गया, क्योंकि वो उसका पता ही है पहुंच ही जाएगा। मतलब अपन उसका लिमिटेड यूज करते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? वैसे यहां पर भी है कि भाई जहां पर आपको लगेगा रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट कम है, वहीं पर ही आप क्या करोगे? नेगेटिव कंफर्मेशन। तो नेगेटिव कंफर्मेशन कहां यूज होगा? वेदर ऑडिटर हैज असेस्ड रोमम एज लो। या फिर दूसरा, जहां पे आपको क्या लग रहा है इंटरनल कंट्रोल अच्छा है कि खराब है? खराब है। अच्छा है भाई। जहां पे आपको लग रहा है कि इंटरनल कंट्रोल क्या है, काफी अच्छा है, और आपको लग रहा है कि भैया यहाँ पे कोई गड़बड़ नहीं होगी, कोई गड़बड़ नहीं होगी, क्योंकि इंटरनल कंट्रोल क्या है? अच्छा है। तो यहाँ पर आपको लग रहा है भैया रिगार्डिंग द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल, आपको लग रहा है कि भाई इंटरनल कंट्रोल अच्छा है, तो ठीक है, अपन क्या करेंगे? नेगेटिव कंफर्मेशन। या फिर दूसरा, यहां पे ट्रांजेक्शन ना, सुनो ना, यहां पे ट्रांजेक्शन जो है ना, ये एक ही जैसे हैं, होमोजीनियस, एक ही जैसे। जैसे आप जितने बच्चे यहां पर बैठे हैं, आप सब बच्चों का नाटा क्लासेस के साथ ट्रांजेक्शन लगभग एक जैसा है। बोलो हाँ या ना? हाँ, सबने एक जैसी ही फीस दी है, सबको एक जैसे ही क्या मिल रहा है? सर्विसेज मिल रहा है। चांसेस आर वेरी मच, ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, वो अलग बात है, किसी का डिस्काउंट, किसी का स्कॉलरशिप, किसी का कोई और डिस्काउंट, वो बात अलग होगी, लेकिन लगभग सबकी फीस कितनी है? सेम है। तो ऐसे केस में अगर सबकी फीस सेम है, सबके साथ होमोजीनियस ट्रांजैक्शन है, तो वहां पे भी पॉजिटिव कंफर्मेशन लेने की जरूरत नहीं, वहां पे भी क्या चल जाता है? नेगेटिव कंफर्मेशन। द पॉपुलेशन ऑफ आइटम इज सब्जेक्ट टू नेगेटिव कंफर्मेशन प्रोसीजर कंप्राइजेस अ लार्ज नंबर ऑफ होमोजीनियस ट्रांजैक्शंस, लार्ज नंबर ऑफ होमोजीनियस ट्रांजैक्शन। या फिर इंटरनल कंट्रोल इतना सॉलिड है ना कि वेरी लो एक्सेप्शन रेट इज एक्सपेक्टेड। एक्सेप्शन रेट जो है ना, कि चांसेस की कुछ गड़बड़ निकलेगा, इसके चांसेस बहुत ही कम है, क्योंकि कंट्रोल अच्छा होगा। या फिर ऑडिटर इज नॉट अवेयर ऑफ अ सर्कमस्टेंसेस दैट वुड अब्यूज रिसिपेंट ऑफ नेगेटिव कंफर्मेशन टू डिसरिगार्ड सच रिक्वेस्ट। मतलब मुझे ऐसा पता ही नहीं है कि ऐसी भी कोई क्या है रीजन है, या ऐसी कोई सर्कमस्टेंसेस है कि ये मेरे ईमेल का जवाब जानबूझ के नहीं देगा, ईमेल पढ़ भी लेगा, जवाब दे भी सकता है, लेकिन फिर भी नहीं देगा। मुझे ऐसा कोई अवेयर नहीं ऐसी सर्कमस्टेंसेस का। सर ऐसा कब होगा? ऐसा पता कब होगा? जब ये एंटिटी को जानबूझ के परेशान करना चाहता है। क्यों परेशान करना चाहता है राहुल? क्योंकि मजा नहीं आ रहा है, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि इसका और एंटिटी कंपनी का लड़ाई चल रहा है। तो ये बोलता है अब देखो ऑडिटर का आया ना मैसेज, नहीं बताऊंगा, जानबूझ के नहीं बताऊंगा इन लोग को कि हाँ मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अलग फिगर है, इनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अलग फिगर है, परेशान होने दो इन लोग को। अरे आएगा कि नहीं? तो ऑब्वियस ही बात है। तो अगर मुझे पता है कि इनकी और नाटा क्लासेस की लड़ाई है, तो अगर मैं ऑडिटर हूं तो मेरे को नेगेटिव कंफर्मेशन नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि वहां पे लफड़ा होगा। आया कि नहीं आया? तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन से मैं अवेयर नहीं हूं, तो यू कैन गो फॉर व्हाट? नेगेटिव कंफर्म। जहां पे अच्छा मुझे बताओ, ये जितने मैं पॉइंट्स बता रहा हूं, इनके अंदर आपको क्या लगता है सब पॉइंट्स पूरे होने चाहिए? थोड़ा दिमाग लगाना, कॉमन सेंस लगाना, कॉमन सेंस लगाना, बार बार बोल रहा हूं, सोचना, 10 सेकंड सोचने का जवाब देना। क्या सारे पॉइंट्स पूरे होने पर नेगेटिव कंफर्मेशन देना चाहिए कि कोई भी एक पॉइंट? क्या लग रहा है? जितने पॉइंट मैंने पढ़ा है, कौन कौन से पॉइंट मैंने पढ़ा है कि जहां रोमम कम हो, इंटरनल कंट्रोल अच्छा हो, पॉपुलेशन में होमोजीनियस आइटम हो, जहां पे आप ऐसी कोई सिचुएशन से अवेयर ना हो कि सामने वाला जवाब नहीं देगा, या फिर लो एक्सेप्शन रेट रिक्वायर्ड है, मतलब चांसेस है, तो ये सब पॉइंट पूरे होंगे तो नेगेटिव दोगे कि कोई भी एक पॉइंट? क्या लग रहा है? सबकी कोई भी एक? सबकी कोई भी एक? सबकी कोई भी एक? जल्दी बोलो, कुछ गलत गलत बोलना, गलत बोलो, सबकी कोई भी एक? सब पॉइंट पूरे होने चाहिए बेटा, कोई भी एक से काम नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है? देखो होमोजीनियस आइटम भी होना चाहिए, इंटरनल कंट्रोल भी सॉलिड होना चाहिए, एक्सेप्शन भी नहीं होना चाहिए, लड़ाई भी नहीं होनी चाहिए, तभी रोमम भी कम होना चाहिए, क्योंकि फिगर छोटा मोटा है, लाख रुपए का है। अब तुम 100 करोड़ वाले फिगर वाले को थोड़ी ना बोलोगे नेगेटिव कंफर्मेशन के लिए, लाख है, 1000 है, 2000 है, ठीक है कर लो नेगेटिव। जब सब एकदम परफेक्ट होंगे ना, तो आप बोलोगे यार ठीक है फॉर्मेलिटी है, निभा लो यार, इट्स जस्ट अ फॉर्मेलिटी, जरूरत नहीं थी उसकी।
दोस्त को बोलने की जरूरत नहीं थी कि नीचे जा रहा है तो एक बार मिस कॉल मार देना, बोल दिया, उसको लगेगा मैं चिंता करता हूं उसकी। अपन तो फोन वैसे ऑफ करके सो चुके हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, तो अपन को ऐसा ही जस्ट इट्स अ फॉर्मेलिटी फ्रॉम अवर साइड। अरे आया कि नहीं आया, पक्का, तो सारे पॉइंट पूरे होने चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का। चलो नेक्स्ट, नो रीजन टू बिलीव। अच्छा ये पॉइंट सेम पिंच ही हो गया, क्योंकि ऊपर भी यहाँ पे डी पॉइंट दिया था, नीचे वापस सेम पॉइंट आ गया, तो इसको काट सकते हैं। क्या ये बात समझ में आई आपको? पक्का, अच्छे तरीके से। चलो तो हाँ बेटा, कौन सा? वो पॉइंट अलग है? नहीं नहीं, सेम है बेटा। द ऑडिटर इज नॉट अवेयर ऑफ सर्कमस्टेंसेस और कंडीशन दैट वुड अब्यूज रिसिपिएंट ऑफ नेगेटिव कंफर्मेशन टू डिसरिगार्ड सच रिक्वेस्ट। ठीक है ना, डिसरिगार्ड द रिक्वेस्ट। ठीक है, चलिए, कोई भी डाउट इसमें बेटा? फिक्स है? पक्का। चलो, तो अगर हम बात करें, ये एग्जाम में आता है क्वेश्चन कि लिमिटेड यूज ऑफ नेगेटिव कंफर्मेशन क्यों होता है, चारों पॉइंट लिखना पड़ेगा। लो एक्सेप्शन रेट लग रहा है, इंटरनल कंट्रोल अच्छा है, ठीक है, ऑडिटर को लग रहा है रोमम कम है, ऑडिटर को लग रहा है कि भाई होमोजीनियस आइटम है, एंड ऑडिटर इज नॉट अवेयर ऑफ सर्कमस्टेंसेस दैट वुड अब्यूज रिसिपिएंट नेगेटिव कंफर्मेशन टू डिसरिगार्ड सच रिक्वेस्ट। कोई भी डाउट? पक्का। चलिए, आइए अब आते हैं वापस से ऊपर भाई। अच्छा, अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये नेगेटिव कंफर्मेशन जो है, इस नेगेटिव कंफर्मेशन, सॉरी, ये जो एक्सटर्नल कंफर्मेशन है, इस एक्सटर्नल कंफर्मेशन को हर जगह यूज करोगे? हर ही जगह यूज कर डालोगे क्या? नहीं, कुछ ही जगहों पर ये यूज होता है। एग्जाम्पल, बैंक बैलेंस पता करने के लिए, अकाउंट रिसीवेबल बैलेंसेस को पता करने के लिए। अगर इन्वेंट्री किसके पास है? थर्ड पार्टी के पास है। या अगर प्रॉपर्टी के पेपर किसके पास है? थर्ड पार्टी के पास है। कोई एग्जाम्पल देगा प्रॉपर्टी के पेपर थर्ड पार्टी के पास कब रहते हैं? क्या बात है बेटा, आपको पता है? मॉर्गेज। ठीक है, अगर अपन बात करें ये होता है। ओके, इन्वेस्टमेंट परचेज बट डिलीवरी नॉट टेकन, पता है आपको, ऐसा शेयर मार्केट की दुनिया में होता है। ओके, लोन फ्रॉम लेंडर, अकाउंट पेबल बैलेंसेस या लॉन्ग आउटस्टैंडिंग शेयर एप्लीकेशन मनी, इन सिचुएशन पर एक्सटर्नल कंफर्मेशन लिया जाता है। अब एक्सटर्नल कंफर्मेशन जब लेना है तो उसका कोई प्रोसेस होगा? बिल्कुल होगा भाई। सबसे पहला काम आपको क्या करना पड़ेगा बताइए? अपन को देखना पड़ेगा इंफॉर्मेशन टू बी कंफर्म्ड और रिक्वेस्टेड। सबसे पहले तो ये देखो हमें क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, तो स्टेप बाय स्टेप चाहिए। तो क्या चाहिए, किससे चाहिए, कैसे चाहिए? आहा, क्या चाहिए, किससे चाहिए, कैसे चाहिए, और भेज देंगे। चार ही प्रोसेस स्टेप है, क्या चाहिए, किससे चाहिए, और कैसे चाहिए, और भेज देंगे। तो भैया क्या चाहिए? तो भैया हमें वो इंफॉर्मेशन चाहिए जो एक्सटर्नल कंफर्मेशन से जनरली हमें क्या चाहिए होता है? बैलेंसेस। जनरली हमें चाहिए होता है टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। क्या वाकई में आपके साथ इस तरीके के टर्म्स फिक्स किए गए हैं क्या? तो ये हमें पता करना होता है। एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर फ्रीक्वेंटली आर परफॉर्म फॉर द इंफॉर्मेशन टू कंफर्म और रिक्वेस्ट रिगार्डिंग अकाउंट बैलेंसेस एंड देयर एलिमेंट्स। क्या बात समझ में आई? दूसरा, सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट कंफर्मिंग पार्टी। कंफर्मिंग पार्टी को, एप्रोप्रिएट कंफर्मिंग पार्टी को सेलेक्ट करना होगा। ऐसी ही पार्टी को सेलेक्ट करो जो आंसर दे पाए। हर किसी से थोड़ी ना अपन को बातचीत करनी है, हर किसी से थोड़ी ना करना है। जो दे पाएगा आंसर उसी से ही बातचीत करनी है। तो अपन को देखना है रिस्पॉन्सेज टू कंफर्मेशन प्रोवाइड मोर रिलेवेंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंस व्हेन कंफर्मेशन रिक्वेस्ट आर सेंट टू अ कंफर्मिंग पार्टी द ऑडिटर बिलीव इज नॉलेजेबल अबाउट द इंफॉर्मेशन टू बी कंफर्म। उनके पास क्या होनी चाहिए? नॉलेज होनी चाहिए। अब जब आप भेजोगे क्या कंफर्मेशन के लिए लेटर, सामने वाले का लेटर जाएगा, ईमेल जाएगा, तो कुछ बातों को दिमाग में रख करके भेजोगे ना। जैसे पहली चीज तो मुझे ये जानना होगा कि मैं जानना क्या चाहता हूं। सर मतलब आप वैल्यूएशन जानना चाहते हो, आप एग्जिस्टेंस जानना चाहते हो, आप अकरेंस जानना चाहते हो, जानना क्या चाहते हो बॉस? जैसे कि एग्जांपल के नाम पर जब मैं मॉर्गेज के ट्रांजैक्शन के लिए पूछूंगा तो मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या प्रॉपर्टी के पेपर आपके पास एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं। तो आई वांट टू नो दी एग्जिस्टेंस। जब मैंने राहुल से पूछा आपके पास बैलेंस क्या 1 करोड़ का है, तो आई वांट टू नो दी वैल्यूएशन, क्या उतने का ही है या नहीं है। समझ में आ रहा है? तो ये मुझे क्या करना है बताइए? जानना है। गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर अपन बात करें दोस्तों, तो अपन को डिजाइन करते समय पहले चेक करना पड़ता है भैया क्या असर्शन बीइंग एड्रेस्ड, क्या जानना चाहता है। असर्शन अभी पढ़ा ही अपन ने, ठीक। दूसरा अपन को जानना है कि वहां पे रोमम कितना है। रोमम क्या होता है? अगर रोमम ज्यादा है तो तुम्हें नेगेटिव पे जाना चाहिए, रोमम ज्यादा है तो पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पे जाना चाहिए बॉस, क्योंकि रोमम क्या है? ज्यादा है। रिस्क ऑफ मटेरियल में से स्टेटमेंट ज्यादा, नेगेटिव मत करो यूज। नेगेटिव तो अभी पढ़ के आया, वहीं यूज करना जहां पे रोमम कम है। तो अपन का स्टाइल बनाने का चेंज हो जाएगा ना। अब अपन बोलेंगे यू हैव टू रिप्लाई मी। नेगेटिव में बोलते हैं रिप्लाई ओनली इफ यू
डिसएग्री। समझ में? ओके नेक्स्ट, लेआउट एंड प्रेजेंटेशन थोड़ा अच्छे से बनाओ, रिक्वेस्ट करो, अच्छे से वर्डिंग्स लिखो, लेआउट अच्छा बनना चाहिए। होता है ना स्कूल में सिखाया था ना, टू द प्रिंसिपल, डेट, एप्लीकेशन, सर, डियर सर, योर फेथफुली, योर ट्रूली, योर ओबीडियंटली, सब लिखना पड़ता है, वैसे ही आपको भी लिखना होगा। प्रायर एक्सपीरियंस आपका अगर कुछ रहा हो उस एंटिटी के साथ कि लोग जवाब देते हैं नहीं देते क्या करते हैं, क्योंकि आप तो शायद इस एंटिटी में पिछले 2 साल से ऑडिट कर रहे हो, पिछली बार भी भेजा था, जवाब ही नहीं देते इन लोग। प्रायर एक्सपीरियंस क्या रहा वो भी देखो। जवाब नहीं देते हैं, थोड़ा एरोगेंट टाइप के, अच्छे नहीं है, इनका रिलेशन अच्छा नहीं रहता, वैसे भी जाने तो इनको भेजने का ही नहीं। समझ में? नेक्स्ट, मेथड ऑफ कम्युनिकेशन क्या करें, ईमेल करें कि और क्या कर सकते हैं, लेटर सेंडिंग करें कि कॉल, ओके, और व्हाट्सएप नहीं करते, व्हाट्सएप हे वो उसके लिए है, समझ में आया? ये इसके लिए नहीं, वो चुचोरे बनने के लिए व्हाट्सएप है आपके, ठीक है, चुचोरे कामों के लिए, प्रोफेशनल कामों के लिए व्हाट्सएप नहीं है। अच्छा अब सुनो ना, फोन गया बेटा मान लीजिए मिस भूमिका के पास, भूमिका जी क्या आपने नाटक क्लासेस में एडमिशन लिया? जी सर लिया। कितनी फीस जमा की है बताइए? अननोन नंबर से फोन आ रहा है। भूमिका बताएगी ना, रुकिए सर बता दे रही हूँ, कितने नोट 100 के दिए थे, कितने 500 के दिए थे, अभी सब बता दूंगी आपको, कुछ भी नहीं छोड़ूंगी। कैसा होगा? क्या पहले एक बार देखते हैं फोन कहाँ से आ रहा है, ये आपको क्या जानना है, आपको क्यों जानना है मैंने कितनी फीस दी, आपको क्या लेना देना, कैसा होगा आपके साथ? यस। तो अगर आपके पास एक लेटर आ गया होगा, कोई ऑडिटर मैसेज भेज रहा है आपको, ईमेल कर रहा है कि भैया बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आप 1 करोड़ में दिख रहे हैं, क्या आप बताइए 1 करोड़ में है कि नहीं है, क्या आप जवाब दे दोगे? सर अब भी देख के बता रहा हूँ, 2 मिनट रुक जाओ। कैसा होने वाला है? क्या नहीं, आपको भी डाउट होगा, यार ये क्यों पूछ रहा है मुझसे, इसको क्या लेना देना, जो ट्रांजेक्शन है मेरा नाटक क्लासेस का, उनको सब पता है क्या फीस दी है। कई बार पता है मेरा आपको भी फोन आ सकता है, ठीक है, हमारे ऑडिटर का फोन आएगा, वो आपसे पूछेंगे आपने इतनी इतनी तारीख को ये पैसा जमा किया था, काई के लिए जमा किया, क्योंकि कई बार आप क्या करते हो, आप भी महान होते हैं, आपने फटाक से क्यूआर कोड स्कैन किया, पैसा डाल दिया, नीचे लिखना चाहिए ऑडिट क्रैश कोर्स, हमको तो पता चल जाए क्या के लिए आया, अब पैसा आए जा रहा है, पता ही नहीं चलता पैसा कहां से आ रहा है। तो अब कई बार क्या हो जाता है, फोन होता है, अब पता है कई बार जवाब वहां से मिलता है, नाटक क्लासेस को हमने दिया, उनको पता है, आप उनसे पूछ लो। अरे ऑडिटर हूं, वो भी जवाब नहीं दे पा रहे, तभी तो आपसे पूछ रहा हूं, लेकिन उन लोग के जवाब ही ऐसे होते हैं। तो कई बार फिर हमें क्या करना पड़ता है, कई बार फिर नेहा मैम का फोन जाता है, अब क्योंकि नेहा मैम के साथ आपका वार्तालाप हुआ है तो आप उनको जवाब दे देते हो, तो इसमें क्या लगता है, मैनेजमेंट का ऑथराइजेशन। तो यही चीज यहां पर है कि मैनेजमेंट ऑथराइजेशन या एनकरेजमेंट टू कंफर्मिंग पार्टी टू रिस्पॉन्ड टू द ऑडिटर। ऑडिटर को हम मैनेजमेंट ऑथराइज कर देता है कि यस ये जो आपके पास ईमेल है ये हमारे ही थ्रू है, एक तरीके से जो ऑडिटर पूछ रहा है आप उसको जवाब दे दीजिए, कोई तकलीफ की बात नहीं है। या मेरे फोन नंबर से आपके पास फोन आए और कोई अनजान इंसान बात करे तो भी आप कर लोगे, हाँ सर के नंबर से आए, जो भी अनजान इंसान होगा हमारे लिए, लेकिन वो नाटा का पार्ट है, जो पूछ रहे हैं हम बता देंगे। गेटिंग माय पॉइंट? तो वो मैनेजमेंट ऑथराइजेशन हो जाता है। एंड लास्ट थिंग, एबिलिटी ऑफ कंफर्मिंग पार्टी टू रिक्वेस्ट द कंफर्मिंग इंफॉर्मेशन। तो ये जो है ये क्या है दोस्तों, दीज आर दी फैक्टर जो कि अफेक्ट करते हैं, किसके लिए अफेक्ट करते हैं, व्हाइल डिजाइनिंग एक्सटर्नल कंफर्मेशन। क्या क्या है भाई? पहला, असर्शन बीइंग एड्रेस, आइडेंटिफाइड रॉमम कितना है, लेआउट एंड प्रेजेंटेशन क्या है, प्रायर एक्सपीरियंस क्या रहा है, मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट ऑथराइजेशन एंड एबिलिटी ऑफ कंफर्मिंग पार्टी। तो पहला था क्या जानना है, किससे जानना है, कैसे जानना है, और अब क्या है, भेजना है। भेज दिया, जरूरी है सामने वाले का जवाब आ जाए? नहीं, तो क्या करोगे, फॉलो अप। यस, टाइम टू टाइम यू हैव टू फॉलो अप, सिंपल कंसेप्ट है। तो ये सेंड द रिक्वेस्ट एंड आल्सो द फॉलो अप रिक्वेस्ट वेर एप्लीकेबल टू द कंफर्मिंग पार्टी। बोलो। चलो, जैसा मैंने प्रोसेस बताया है क्या वैसा प्रोसेस पूरा हो जाए जरूरी है क्या? मैं मैनेजमेंट के पास गया, मैंने कहा साहब ऑथराइजेशन चाहिए, इन लोगों को मुझे क्या करना है, भेजना है एक्सटर्नल कंफर्मेशन। मैनेजमेंट बोल रहा है लिस्ट दिखाओ, अच्छा अच्छा अच्छा, बोले नहीं इसको मत भेजो प्लीज, ये जो है ना इसको मत भेजो। मैं कहा नहीं क्यों नहीं भेजूंगा मैं, मेरे को तो अब तो और शक हो रहा है, काय को मना कर रहा है? बोले समझो थोड़ा सा हमारा इसके साथ विवाद चल रहा है। मैं कहा मेरे को कुछ नहीं समझना, मैं तो अब इसी के पास जाएगा, बाकी नहीं भेजेंगे, यही जाएगा। तो ऐसे में कई बार मैनेजमेंट क्या कर देता है, डिसअलाउ, मना कर देता है, बोलता है नहीं मैं इसकी ऑथराइजेशन आपको नहीं दूंगा। तो ऐसे केस में क्या हो जाता है कि मैनेजमेंट अगर मना कर देता है तो व्हाट वी नीड टू डू इज वी हैव टू इंक्वायर द रीजन। ऐसे एकदम चढ़ मत जाओ, ठीक है, वी हैव टू इंक्वायर द रीजन, भाई क्यों मना कर रहा है, अच्छा ये कारण है। फिर हम देखते हैं कि क्या इंप्लीकेशन पड़ेगा इसका हमारे ऑडिट पर,
क्या ये फिगर बहुत मटेरियल था? क्या ये पार्टी बहुत मटेरियल है? क्या इसके साथ बहुत ट्रांजेक्शन हुआ है? क्या ये रिलेटेड पार्टी है? इतनी चीजों को सोच करके अपन देखेंगे अच्छा क्या इंप्लीकेशन पड़ेगा। ओके, फिर क्या कोई ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर अवेलेबल है क्या? हाँ साहब अवेलेबल है। चलो ठीक है साहब, आप मना कर रहे हो, मान लिया आपकी बात, हम ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर पे जा रहे हैं। सर ऐसा कैसे हो सकता है? एग्जाम्पल दो बड़ी मोबाइल कंपनी है, क्या सैमसंग, नाम सुना है बेटा? यस, और एक है हमारी एप्पल। एप्पल और सैमसंग का 36 का आंकड़ा है। एक बार तो सैमसंग को बैन करवा दिया एप्पल ने यूएस में 2 साल के लिए। ये था 2011-12 के आसपास की बात है। सैमसंग ने बहुत सारे पेटेंट चोरी किए एप्पल के, तो एप्पल ने उठाया, केस किया और यूएस में 2 साल के लिए उसको क्या करवा दिया, बैन। तो भयंकर लड़ाई चली दोनों की, बहुत गुस्सा था सैमसंग एप्पल से। लेकिन आपको यह भी बताना चाहता हूं कि सैमसंग का सबसे बड़ा कस्टमर एप्पल है। सर ऐसे कैसे? एमओएलईडी डिस्प्ले। सैमसंग का मेन काम मोबाइल बनाना थोड़ी ना है। सैमसंग का मेन काम तो वैसे कंस्ट्रक्शन का, बुर्ज खलीफा किसने बनाया? सैमसंग ने बनाया। तो अगर बात की जाए तो वो तो ये इनके साइड बिजनेसेस है, मोबाइल और ये वो तो डाल दिया, ठीक है। अपन के बीच में अपनी जेब में मोबाइल ज्यादा आता है तो अपन को मोबाइल में सैमसंग दिखता है, बाकी सैमसंग का मेन काम तो बहुत बड़ा दूसरा है। तो सैमसंग ने एमओएलईडी स्क्रीन का पेटेंट लेके रखा है हर किसी मोबाइल में, चाहे वो एप्पल हो, चाहे वो मोटो, चाहे वो सैमसंग हो, सब में एमओएलईडी स्क्रीन है। मतलब किसकी दुकान से आया है? सैमसंग की दुकान से आया। अब सैमसंग का भाई कस्टमर, तो सैमसंग ने बोला एप्पल का भाई जो ठीक है वो है, करोड़ों का धंधा थोड़ी ना खराब करेंगे। ठीक है भाई, अपना केस चला, तुमने मुझे बैन करा, वो सब अपनी जगह, अपन बहुत बड़े लोग हैं, जायंट लोग हैं, छोटी छोटी बातें अपने को इम्पैक्ट नहीं करती। हाँ भाई देखो स्क्रीन चाहिए मैं बेचूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब ये उनका क्या है बताइए, बोलो ना। इनका खरीदार भी, डेटर भी हो गया एक तरीके से। अब क्या हुआ, ऑडिट चल रहा है और मान लीजिए एट द सेम टाइम केस भी चल रहा है, एप्पल वर्सेस सैमसंग भी चल रहा है और ऑडिट भी चल रहा है। ऑडिट में अब जो सैमसंग का ऑडिटर है वो एप्पल से कुछ एक्सटर्नल कंफर्मेशन करना चाहता है। अब यहां पर केस भी चल रहा है, सैमसंग का थोड़ा धक धक कर रहा है, बोले भाई यार अगर इस केस के बीच में अगर उंगली कर दी ऑडिटर ने तो चांसेस आर वेरी मच एप्पल बिगड़ जाएगा और पता चला और लंबा कोई केस ठोक देगा हमारे ऊपर, क्योंकि ये बात तो हमने चोरियां की है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब ये लंबे से उतारेगा, अभी तो थोड़ा रिश्तेदारी में कम कर लेगा, लेकिन अगर ज्यादा उंगली किया ऑडिटर ने दिक्कत हो जाएगी। तो ऑडिटर को बोला भाई सुनना प्लीज मत करना कुछ भी, इंक्वायरी जो है अपन को मत कर, इससे मत कर, बाकी जो बोल भाई मैं करने को तैयार हूं। मैंने सुना किसकी बात, सैमसंग की बात, मैं ऑडिटर हूं, मैंने बोला हाँ भाई ठीक है सैमसंग सही बोल रहा है, ठीक है यार खामा का ऑपरेशंस में दिक्कत जाएगी, ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर है अपने पास, अपन उससे निपटा लेंगे। आया कि नहीं आया? लेकिन अगर सैमसंग फालतू बकवास कर रहा है, बस नहीं मन नहीं है मत करो ना प्लीज ना ऐसा वैसा, तो अपन मानने वाले नहीं, अपन फिर क्या करेंगे, एक्सटर्नल कंफर्मेशन करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का? चलो क्या बोल रहा है पहला, मैनेजमेंट रिफ्यूजेस टू अलाउ द ऑडिटर टू सेंड अ कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, इंक्वायर टू रीजन एंड सीक एविडेंस एज टू द validity and reasonableness if management refusal appears to be reasonable, evaluate the implication of management refusal on auditor's assessment of relevant ROMM including risk of fraud on the NTE and perform alternate audit procedure। क्या ये बात समझ में? कोई भी डाउट? ओके अब सुनो भाई, चला तो गया एक्सटर्नल कंफर्मेशन, अब सामने से जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट कुछ अलग अलग भी आ सकता है। जैसे पहला रिस्पॉन्स जो आ रहे हैं वो रिस्पॉन्स मुझे अनरिलायबल लग रहे हैं, मैं उन पर भरोसा नहीं कर पा रहा हूं। रिस्पॉन्स तो आए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन मुझे क्या लग रहा है बताइए, अनरिलायबल लग रहे हैं। अब मैं इन रिस्पॉन्सेस पे भरोसा नहीं कर सकता हूं, मुझे अंदर से फील आ रहा है ये अनरिलायबल है, मुझे क्या करना चाहिए, ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर, सिंपल सी बात। या फिर अगर कुछ ऐसे फैक्टर्स पता चल रहे हैं, सर क्यों लगा आपको कि अनरिलायबल है, क्योंकि पता सबने जवाब दे दिया। एक यहां पे भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई मेरी बात को इग्नोर करता, सबके सबने जवाब दिया और सबकी लैंग्वेज एक जैसी है, यस ऑडिटर वी कंफर्म द बैलेंस, यस ऑडिटर वी कंफर्म द बैलेंस। भाई कोई तो लिखता वी कंफर्म द बैलेंस, यस ऑडिटर, ओके ऑडिटर वी कंफर्म द बैलेंस, ओके ऑडिटर ओके, ठीक है ओके का ओके, लेकिन सबने एक ही लिखा यस ऑडिटर वी कंफर्म द बैलेंस। 100 लोगों को भेजा, 100 के 100 रिप्लाई भी आ गए और सबकी लैंग्वेज सेम है। मतलब दया दरवाजा तोड़ो, अरे आया कि नहीं आया? तो इसका मतलब है कि भैया द ऑडिटर आइडेंटिफाई फैक्टर दैट गिव राइज अबाउट द रिलायबिलिटी ऑफ अ रिस्पॉन्स, द ऑडिटर शैल ऑब्टेन फर्दर एविडेंस।
अच्छा, एक ये भी हो सकता है कि कंफर्मिंग पार्टी रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही, जहां से कंफर्मेशन आना चाहिए साला वहां से तो आ ही नहीं रहा है, रुका हुआ है पूरा ऑडिट, बार बार क्या ले रहे हैं फॉलो अप, लेकिन सामने वाला रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा, तो क्या उसके घर पे घुस जाए? नहीं ना, अपन गुंडागर्दी थोड़ी ना कर सकते। तो ऐसे केस में क्या होगा भाई, ऑडिटर ये देखेगा कि भाई इसकी वजह से क्या बहुत मटेरियल है, रोमम बहुत हाई है क्या, कुछ दिक्कतें हैं क्या, तो ऑडिटर शेल इवैल्यूएट इम्प्लीकेशन ऑन असेसमेंट ऑफ रोमम, रिस्क ऑफ फ्रॉड एंड कंसिडर इट्स इफेक्ट ऑन एनटीई। फिर अगर कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है तो अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर में जाएगा, और अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर भी अगर कारगर नहीं साबित हो रहा है, मैं सबूत नहीं निकाल पा रहा हूं, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने ऑडिटर्स ओपिनियन को मॉडिफाई। मॉडिफाई करने के लिए कौन सा स्टैंडर्ड है, ऐसे 705, बोलो पक्का अच्छे से। नेक्स्ट क्या है, एक्सेप्शन अकर्स। सो व्हाट इज एक्सेप्शन अकर्स? एक्सेप्शन मतलब कि क्या हो गया बताइए दोस्तों, कि जो हमने उम्मीद किया था आंसर, और जो आंसर आया, जो आना था और जो, अरे जो आना था और जो आया, उन दोनों के बीच में डिफरेंस है। तो व्हेन देयर इज अ डिफरेंस, रिस्पॉन्स दैट इंडिकेट डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन रिक्वेस्टेड एंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड, हमने क्या मांगा, तुमने क्या दिया, दोनों के बीच में क्या है, डिफरेंस। क्या ये बात समझ में आई? पक्का, उसे अपन क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन। बताइए कोई भी डाउट इसमें? पक्का अच्छे से। अच्छा, अब जो रिस्पॉन्स आया है उसको आप क्या करेंगे, देखेंगे, देखने के बाद समझेंगे क्या वो सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस बनेगा, अगर बनेगा तो आगे बढ़ जाएंगे, और नहीं बनेगा तो फिर आपको अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर करना पड़ेगा। तो ऑडिटर शैल इवैल्यूएट वेदर द रिजल्ट ऑफ एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोवाइड रिलेवेंट एविडेंस एंड वेदर परफॉर्मिंग एफएपी इज नेसेसरी। बोल दो ना जरा, पक्का अच्छे से। ये वाला क्वेश्चन पढ़ो, क्या बोल रहा है, अकाउंटेंट ऑफ सी लिमिटेड। चलिए बताएंगे, पढ़ा क्या आपने? The accountant of C Limited has requested you not to send what? Balance confirmation to a particular group of trade receivable since the said balances are under dispute and the matter is pending in the court. As a statutory auditor, how would you deal? तो इसमें अपन क्या करेंगे बताइए? पहले अपन क्या करेंगे, इंक्वायरी करेंगे, इंक्वायरी करने के बाद देखेंगे इम्प्लीकेशन ऑन ऑडिट है क्या, और इम्प्लीकेशन ऑन ऑडिट है तो अपन परफॉर्म करेंगे ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर। ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर से काम हो गया तो ठीक है, और नहीं काम हुआ तो अपन रिपोर्ट को क्या कर देंगे, मॉडिफाई एज पर ऐसे 705। क्या ये बात समझ में आई? पक्का वही बातें लिखी हुई हैं, ठीक है। तो क्या लिखा है, इंक्वायर करना है, इवेल्युएट द इम्प्लीकेशन, परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर, और अगर नहीं हुआ तो डिटरमाइन इट्स इम्प्लीकेशन फॉर द ऑडिट एंड हिज ओपिनियन। कोई भी डाउट तो नहीं इसमें? फिक्स है, पक्का। चलो फिर यहाँ पर क्या दिया हुआ है दोस्तों, पढ़ो ये एक बार, ये वाला क्वेश्चन पढ़ो। बताइए क्या लिखा है, while conducting the audit of JK Limited, the auditor of KLM and Associates CA observed that there are large number of trade payable and receivable standing in the books. The auditor wanted to send confirmation request to few trade receivable, but the management ने क्या कर दिया, refuse। क्या शेम हो गया क्या? yes, क्या समझ में आया यहाँ? पक्का अच्छे से। so this was about what दोस्तों, ऐसे 505 जो किसके बारे में बात करता है, एक्सटर्नल कन्फर्मेशन
मेशॉन। बताइए कोई भी डाउट इसमें? पक्का अच्छे से? चल चल, तो ये कंसेप्ट अपन ने देख लिया है दोस्तों, ऐसे 505 का। चलो इसके बाद आते हैं अपन एक और कंसेप्ट के ऊपर, ठीक है, जिसका आज अपन कर लेंगे थोड़ा सा बेसिक, ठीक है, दैट इज अबाउट द सैम्पलिंग। चलो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एग्जामिनेशन में, अच्छा वेटेज अकेला सैम्पलिंग का ही है, अकेला सैम्पलिंग का भी एक अच्छा वेटेज है, ठीक है। चलो जैसा कि आपको याद होगा दोस्तों, अपन ने सैम्पलिंग के बारे में अपन ने सुन रखा है, जब मैंने आपको ऑडिट वर्सेस इन्वेस्टिगेशन पढ़ाया था, तब मैंने आपको बताया था कि इन्वेस्टिगेशन में अपन को अंदर तक घुस के एक एक चीज चेक करनी है, बट ऑडिट में अपन को एक एक चीज चेक करने की जरूरत नहीं है। तो एक एक चीज को अपन को चेक नहीं करना है, उसी कंसेप्ट को अपन क्या बोलते थे, सैम्पलिंग। तो साहब ये सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है? तो सैम्पलिंग का मतलब होता है कि जब आप ऑडिट प्रोसीजर लगा रहे हो और पूरे पॉपुलेशन पे नहीं लगा रहे हो, जब ऑडिट प्रोसीजर लगा रहे हो बट पूरे पॉपुलेशन में नहीं लगा रहे हो, इस कंसेप्ट को अपन क्या बोलेंगे, सैम्पलिंग। इट मींस एप्लीकेशन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर टू लेस देन 100% ऑफ द आइटम विद इन अ पॉपुलेशन। क्या हुआ बताइए, एप्लीकेशन ऑफ अ ऑडिट प्रोसीजर टू लेस देन 100% ऑफ द आइटम विद इन अ पॉपुलेशन। और आप जब पॉपुलेशन से आइटम उठाएंगे तो पूरे नहीं उठाओगे, ये तो पक्का है, लेकिन सब आइटम को डर लगना चाहिए कि मैं भी उठ सकता हूं, सच दैट ऑल द सैंपलिंग यूनिट हैव अ इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन। सारे सैंपलिंग यूनिट को डर होना चाहिए, शायद मैं भी पकड़ में आ सकता हूं, शायद मेरी भी चेकिंग हो सकती है, मतलब कोई पैटर्न नहीं होना चाहिए। स्कूल में क्या होता था, टीचर रीडिंग करने बोलता था, ये रीड करेगा फिर ये रीड करेगा फिर रीड करेगा, पीछे वाले को पता था अपना नंबर कभी नहीं आएगा, सो जाता था वो, बाजू वाला पूरा अलर्ट रहता था कि एक पैराग्राफ के नेक्स्ट पैराग्राफ तो उसकी रीडिंग प्रैक्टिस करता रहता था, यस और नो। तो यहां पता ही था कि क्या होने वाला है। अब अगर मैं बोल देता हूं रैंडम, मैं किसी को भी अभी बोलने वाला हूं, कोई भी आंसर देगा, मैं किसी से भी पूछूंगा, सब एकदम पढ़ने लग जाते हैं। अगर मैं बोलूं लाइन बाय लाइन पूछूंगा तो कोई रेस्ट करता है कोई पढ़ता है, ऐसा क्यों? क्योंकि भाई वहां पे बाइजनेस हो जाती है। यहां पे बोला भैया ऐसा नहीं होना चाहिए, यहां पे कोई भी सैंपल यूनिट का सबका इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन, पकड़ा एक जाएगा लेकिन चांसेस ऑफ सिलेक्शन सबके रहेंगे, तभी तो अपन एक अच्छा क्या दे पाएंगे, ओपिनियन दे पाएंगे। तो क्या बोला बताइए, ऑडिट सैंपलिंग रिफर्स टू द एप्लीकेशन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर टू लेस देन 100% of the item within a population of audit relevance such that all sampling unit have an equal chance of selection in order to provide the auditor with a reasonable basis which draw conclusion about the entire population। ये एक्सेप्टेड ऑडिट प्रोसीजर है, कम करना है, ये एक्सेप्टेड है, ऐसा नहीं अरे सर ये तो आधा ही ऑडिट होगा, नहीं नहीं, एक्सेप्टेड है, कोई दिक्कत नहीं। क्यों है एक्सेप्टेड? क्योंकि हमारे पास इनफ टाइम ही नहीं रहता। अरे यार अप्रैल में तो काम चालू करना है, जुलाई में बंद करना है, इतनी बड़ी कंपनी है, कहां से पूरा चेक करूंगा। दूसरी चीज ये भी है कि जो ट्रांजेक्शन है वो भी काफी ज्यादा होते हैं, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन नहीं हो पाता है, एंड लास्टली मोस्टली आइटम्स आर आइडेंटिकल, एक जैसे ही होते हैं, तो इसीलिए उतना अपन को अंदर एक एक चीज घुस के करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? पक्का अच्छे से? अब अगर अपन बात करें दोस्तों, जब आप पॉपुलेशन में से, ध्यान से समझना ना, जिस पॉपुलेशन में से आप सैंपल को निकालोगे, क्या ये जो सैंपल होगा वो इस पॉपुलेशन को ही रिप्रेजेंट करेगा? तो जिसमें से निकालोगे उस पॉपुलेशन में 3 बातें होनी चाहिए, तो ही उसमें से उठाना, वरना नहीं उठाना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एग्जाम्पल, आप घर में जाते हो, किचन में घुसते हो, मम्मी कुछ चीज बना रही होती है, तुम बीच में से उठा के खाने लग जाते हो, तो मम्मी क्या बोलती है, बेटा रुक जा, ये अभी पूरा बना नहीं है, ये वाला बन गया, इसमें से खा ले, उसको भी बनाना बाकी है, उसकी अभी प्रिपरेशन होनी बाकी है। तो जब तक कोई चीज कंप्लीट नहीं होगी, उसमें से अगर माल उठा लोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा ना। जब वो वाला चीज बना, जो अभी पूरा बना नहीं है, कंप्लीट हुआ नहीं, उसको खाओगे, बोलोगे अरे क्या बना दिया है। तो आपको कंप्लीट चीज खानी है ना, जिसमें सब कुछ है, तो ही तो आप बोलोगे हाँ इसका स्वाद आ रहा है। सेम है पॉपुलेशन के साथ भी, जिसमें से यूनिट उठा रहे हो वो पॉपुलेशन में कुछ आइटम होना चाहिए, कुछ चीज होनी चाहिए, कोई कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, और बोला गया वो होते हैं 3, कार होना चाहिए पॉपुलेशन में, तब आप उठाओ क्या सैंपल उसमें से, तब सैंपल सटीक आएगा। और कार में पहला है सीसी, स्टैंड्स फॉर कंप्लीटनेस, वो पॉपुलेशन कैसी होनी चाहिए, कंप्लीट। दूसरी, वो पॉपुलेशन एप्रोप्रिएट होनी चाहिए यूनिट्स निकालने के लिए, और तीसरा वो रिलायबल होनी चाहिए। समझ में आया? तो क्या क्या होनी चाहिए बताइए, कार, कंप्लीटनेस,
अप्रोप्रिएटनेस और रिलायबल, ये तीनों चीजें होती है तो उसी पॉपुलेशन में से ही क्या उठाएंगे अपन, सैंपल उठाएंगे। क्या ये बात समझ में, पक्का अच्छे से। सर क्या हर आइटम में अपन सैंपलिंग कर सकते हैं क्या, क्या लगता है? एग्जाम्पल देता हूं, बीआरएस, बीआरएस समझता है? 8 एंट्रीज है, 8 छोड़ो 18 एंट्री है, कोई चेक का लेन देन का है, किसी किसी को चेक करते किसी किसी को नहीं करते, क्या काम बनेगा क्या? नहीं यार। कई बार होता है एग्जाम्पल ओपनिंग और बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंसेस, जो कि आपको कहां देखेंगे, बैलेंस शीट में। कैश को चेक कर देता हूं, डेटा छोड़ दूंगा, पूरा डेटा छोड़ देता, क्रेडिटर को चेक कर लूंगा और एक काम करता हूं फिक्स एसेट को छोड़ देता हूं, चलेगा क्या ऐसा? नहीं ना, करना तो उसको पूरा करना। बैलेंसेस में मामले में कोई सैंपलिंग नहीं चलेगी, ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस में कोई सैंपलिंग की नहीं चलेगी। कोई ऐसे आइटम जो आइटम क्या है, स्मॉल इन नेचर है बट मटेरियल है, स्मॉल इन नंबर है, सॉरी नेचर नहीं नंबर है, बट इट इज मटेरियल, वहां पे सैंपलिंग मत करना। समझ में? तो क्या लिख दिया गया, आइटम डेटा नॉट सुटेबल फॉर टेस्ट चेकिंग, पहला ओपनिंग एंड क्लोजिंग एंट्री, दूसरा बीआरएस, तीसरा बैलेंस शीट आइटम, चौथा मैटर इन्वॉल्विंग एस्टिमेशन, transaction that may be small in number but important, transaction which are recognized by law to be looked into by the auditor carefully, फिर transaction of non recurring nature, transaction involving statutory payments, ये सब है बेटा। तो आइए वापस से पढ़ते, ओपनिंग एंड क्लोजिंग एंट्री मतलब ये किसके बारे में बात कर रहा है, बैलेंस शीट। बीआरएस ये तो पता ही है आपको। फिर बैलेंस शीट आइटम के बारे में वापस बात की, इन द अदर वर्ड्स लाइक लोन, एडवांसेस, करंट एसेट्स। अच्छा ये क्या बोल रहा है, मैटर इन्वॉल्विंग एस्टिमेशन एज वेल एज कॉम्प्यूटेशन, एग्जांपल जिसमें आपने एस्टिमेशन किया, डेप्रिसिएशन, डाउटफुल डेट, इनको ऐसा सैम्पलिंग में मत छोड़ देना। फिर ट्रांजेक्शन डेट में भी स्मॉल इन नंबर बट इंपॉर्टेंट, या ट्रांजेक्शन विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ, लॉ ने बोला भैया ऑडिटर ये तो देखना ही देखना, जैसे कि मैनेजेरियल रेम्यूनरेशन बोला भैया देखना ही देखना, तो उसको आप ऐसे नहीं छोड़ सकते। नेक्स्ट, सीजनल इंडस्ट्री वेयर टेस्ट चेकिंग इज कैरिड आउट एनुअल बेसिस। सीजनल इंडस्ट्री मतलब जो एक पर्टिकुलर सीजन में काम करती है, एग्जांपल अम्ब्रेला, रेनकोट, इनका एक सीजन होता है। अच्छा सैम्पलिंग का मतलब क्या, थोड़ा सा दिमाग पर जोर दो, सैम्पलिंग का मतलब मैं पूरा चेक करूंगा कि कम चेक करूंगा, लेस देन 100 मतलब कम चेक करूंगा। तो ठीक है, साल भर में 12 महीने होते हैं, हम तो सैम्पलिंग कैसे भी कर सकते हैं ना, तो हम ऐसा कर सकते हैं अप्रैल चेक करूंगा, मई चेक नहीं करूंगा, जून चेक करूंगा, जुलाई चेक नहीं करूंगा, ऐसा भी कर सकते हैं कि लेस देन 100% ही तो चेक करना है ना, तो कुछ महीने छोड़ दिए चेक करने से। तो अम्ब्रेला का जो काम है वो होता है मई, जून, जुलाई, अगस्त, 4 महीने होता है, यही 4 महीना छोड़ के बाकी 8 महीना चेक कर लिए बेटा, मजा आ गया। 4 महीना जो मेन धंधे का समय था तुमने वही छोड़ दिया, और बोले पूरे साल भर में देखो 8 महीना चेक कर रहा हूं, 4 महीना ही छोड़ रहा हूं, कितनी अच्छी बात है। अरे तो भाई 4 महीना वही छोड़ दे रहा है जिसमें धंधा हो रहा है, तो क्या चेक क्या कर रहा है, फिर बचा ही क्या चेक करने को। तो इसीलिए क्या है, सीजनल इंडस्ट्री वे टेस्ट चेकिंग इज कैरिड आउट एनुअल बेसिस में, या फिर ट्रांजेक्शन ऑफ नॉन रिकरिंग नेचर जो बार बार अकर नहीं होते, या ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग स्टैट्यूटरी पेमेंट ड्यूज लाइक ईएसआई, ईपीएफ वगैरह। क्या ये बात समझ में आ रही है? पक्का अच्छे से। क्या समझा अपन ने, जल्दी से बताओ। कुछ ऐसे आइटम है जो कि टेस्ट चेकिंग के लिए सूटेबल नहीं है, जल्दी से बताएंगे। पहला ओपनिंग एंड क्लोजिंग एंट्री, फिर इससे याद रखो बैलेंस शीट आइटम, दोनों एक ही हो गए तो बैलेंस शीट आइटम ओके। फिर दूसरा हो गया हमारा बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, ये 3 एक ही जात के हो गए, ओपनिंग एंड क्लोजिंग एंट्री, बैलेंस शीट आइटम, बीआरएस। चलो अब उसके बाद हो गया कुछ ऐसे आइटम जो कि नॉन रिकरिंग नेचर के हो, ऐसे आइटम जो कि लॉ ने हमें देखने के लिए बोला हो, ऐसे कोई भी ट्रांजैक्शन जो स्मॉल इन नंबर हो बट मटेरियल हो, ऐसे कोई भी ट्रांजैक्शन दोस्तों जो सीजनल इंडस्ट्री के रिलेटेड हो, जैसे आप एनुअल बेसिस पे नहीं कर सकते, ऐसे कोई तो भी ट्रांजैक्शन जो कि स्टैट्यूटरी पेमेंट से रिलेटेड हो, जीएसटी, इनकम टैक्स, इनमें आप सैंपलिंग नहीं कर सकते। कोई भी डाउट? पक्का। चलो अब यहां पे बोला नीड फॉर सैंपलिंग, क्यों सैंपलिंग करना है, थोड़ा दिमाग लगाओ, क्यों सैंपलिंग करना है? क्योंकि टाइम कम है और हमें 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 एब्सोल्यूट अश्योरेंस चाहिए नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? रीजनेबल अश्योरेंस। और वैसे भी आज के जमाने में अगर देखा जाए
तो अगर आपको सैंपलिंग करनी है तो ऐसे आंख बंद करके थोड़ी ना करोगे, पहले तो समझोगे धंधा, फिर समझोगे धंधा करने का तरीका। और आज की डेट में एवरीवन इज गोइंग फॉर अ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। देखो हर कोई विजनरी हो गया बेटा। छोटी सी गुपचुप के दुकान वाला भी क्या कर रहा है पता, वो एक मशीन लेके बैठा है, टक टक करके आपको निकाल के देता 2 प्लेट। यस और नो? वो ऐसा हिसाब किताब ही नहीं। आप छोटी सी दुकान में जाओ जहां से गुपचुप मिलता है, गुपचुप समझता है ना? यस और नो? यस ऑब्वियस है। तो अगर अपन बात करें बेटा गुपचुप में, तो गुपचुप की दुकान में भी आप देखोगे तो क्या होगा, एक बंदा होगा जो कि सेठ होगा, मालिक होगा, ठीक है, और एक होगा जो कि क्या भाई आपको खिलाने वाला होगा। तो भाई वो जो मालिक अगर वहां पे ही बैठा है, वो आप बोलते हो भैया 2 प्लेट देना, टक टक करके रिसिप्ट निकालता है, और वो किसको देता है, वो आपको देता है। और आप किसको देते हो, वो बंदे को। वो बंदा देखता है अच्छा 2 प्लेट, फंसाता है अपने उसमें, एक रहता है उसमें फंसा देता है, और फिर आपको 2 प्लेट पकड़ा देता है। इंटरनल कंट्रोल है कि नहीं? अच्छा अब है तो छोटा सा धंधा, क्या कमाता होगा साल का? 25-30 लाख रुपए, 40 लाख रुपए थोड़ी ना कमा लेता होगा, 10-12 लाख का धंधा होगा। ऑब्वियस इतना तो कमाते हैं, लड़कियों ने इतना धंधा तो बनवा दिया है, तो ऑब्वियस सी बात है। तो 10-12 लाख का धंधा तो वो कर ही देता है, ठीक है। हालांकि थोड़ा नुकसान में चलता है, जब आप पापड़ी फ्री की खाते रहते हो उससे, तो ऑब्वियस तो नुकसान में भी चले आता है, तो ऑब्वियस है। लेकिन 10-12 लाख का धंधा वो कर लेता है। अब आप मुझे इस केस में ये बताओ कि इतने से भी धंधा करने वाला इंसान भी क्या कर रहा है बताओ, इंटरनल कंट्रोल कितना सॉलिड रख रहा है, क्योंकि उसका विजन है बड़ा। आज उसको यहां के अलावा और भी जगह धंधे को खोलना है, इसके अलावा और भी उसको क्या करना है, अपना व्यापार बढ़ाना है। तो जब सब कोई अच्छा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पे जा रहे हैं, और अगर कोई ऑडिट करा रहा है तो वैसे ही बड़ा आदमी होगा, तो उसका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम थोड़ा तो अच्छा होगा। अब जब इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अच्छा है, तो क्या हमें खामा का चेकिंग घुस घुस के करना है क्या? नहीं। दैट इज वाई यू नीड सैम्पलिंग। इसलिए आज की डेट में सैंपलिंग हर कोई करता है। क्या ये बात समझ में आई? पक्का? चलो जल्दी से सेकंड वाला पैराग्राफ देखो क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है सेकंड वाला पैराग्राफ, क्या बोला है? चलिए क्या लिखा है बेटा? With the shift in formal internal controls in the management of the affair, the possibility of routine error and fraud have greatly diminished. क्योंकि internal control अच्छा हो गया. And auditor often find extensive routine checking as nothing more than a ritual. आजकल routine checking ritual type की हो गई. हाँ ठीक है कर रहे हैं क्योंकि internal control इतना solid है ना. To ensure good and reasonable standard of work, he should adopt standard and technique that can lead him to an informed professional opinion. On a consideration of this fact, it can be said that in the interest that if he decide to form opinion on the basis of part checking, he should adopt standard and technique which are widely followed that have recognized basis. और इसीलिए आज की डेट में आप किस में जा सकते हैं बताइए? सैम्पलिंग में जा सकते हैं। लेकिन सुनो, सैम्पलिंग में भी ऐसे मत चले आना कि कुछ भी 10-15 उठा चेक किए बोले हाँ सब सही है। नो, उसको तो अब देखो, अब आप कर ही रहे हो तो थोड़ा स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए करो, आपको कुछ ज्ञान मिलेगा स्टैंडर्ड से। उनको फॉलो करके जब आप सैंपलिंग करके अच्छे से काम करोगे और फिर जो ओपिनियन दोगे, वो ओपिनियन कैसा आएगा? अच्छा आएगा। और इसके लिए बोल रहे भैया यू मस्ट यूज स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग। क्या लिखा है? सिंस स्टैटिस्टिकल थ्योरी ऑफ सैंपलिंग इज बेस्ड ऑन अ साइंटिफिक लॉ, इट कैन बी रिलाइड अपॉन टू अ ग्रेटर एक्सटेंट, ठीक है, देन आर्बिट्री टेक्निक। आर्बिट्री मतलब मन के मुताबिक करो, विच लैक्स इन बेसिस एंड एक्सेप्टेबिलिटी। क्या ये बात समझ में आ गई? पक्का? कोई भी डाउट इसमें? फिक्स है दोस्तों? चलो ओके। फिर मुझे ये बताओ, आप ध्यान से सुनना, एक और चीज आपसे अच्छा आंसर चाहता हूं। मुझे बताओ कि अगर हम बात करें कि इस केस में बेसिकली अगर हम बात करें, तो मैं जानना चाहता हूं कि जब टेस्ट चेकिंग करनी होती है तो अपन 100% आइटम तो चेक नहीं करते, कम करते हैं। कम में कितना कम करना है ये कैसे पता चलेगा? प्रोफेशनल जजमेंट। एक वर्ड पढ़ा था पीजे, एक्सपीरियंस, नॉलेज, ट्रेनिंग, एकता पढ़ा था अपन ने। ये आपको एक्सपीरियंस, नॉलेज और ट्रेनिंग आपको बताएगा किस में कितनी चेकिंग करनी है। इसलिए याद करिए वहां पर अपन ने पढ़ा था कि भाई एनटीई सेट करना। तो एनटीई मतलब एक्सटेंट ऑफ
चेकिंग सेट करना, इसमें यूज आता है ना, इसीलिए क्या लिखा है, द एक्सटेंट ऑफ चेकिंग इज टू बी अंडरटेकन इज अ मैटर ऑफ जजमेंट ऑफ द ऑडिटर. देयर इज नथिंग स्टैट्यूटरीली स्टेटेड एनीवेयर व्हाट वर्क इज टू बी डन. कहीं बताया नहीं कैसा कौन सा काम करना है, कैसे करना है, कितने एक्सटेंट तक करना है. यह आपका दिमाग है भाई. जहां का इंटरनल कंट्रोल बहुत सॉलिड है मत चेक करो, दो ठो उठाओ चेक करो खत्म कर दो. जहां का इंटरनल कंट्रोल बर्बाद है 100% चेक करो. जहां रोमम हाई है 100% चेक करो. जहां रोमम लो है 10% चेक करो. हमें कोई मतलब नहीं, तुम्हें जितना चेक करना करो. ओपिनियन देने वाले तुम हो, फंसने वाले तुम हो. आप ही को चेक करना पड़ेगा. समझ में आए? पक्का. अब सर अगर हम टेस्ट चेकिंग कर रहे हैं तो क्या हमें कुछ बातों का ख्याल रखना पड़ेगा? यस. जैसे पहला, साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. सैंपलिंग कहां करोगे, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन छोटी ऑर्गेनाइजेशन? छोटी. बड़ी में ना पहले से ही छोटा है, उसमें भी और सैंपलिंग करोगे क्या? आलस की भी हद होती है बेटा. 4 ठो पेज दिए, उसमें भी बोले सर एक ही पेज पढ़ के आ जाए कैसा रहेगा. 4 ठो तो दिए हैं, तो उसमें क्या सैंपलिंग करना. दूसरा, स्टेट एंड एफिशिएंसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल. जहां का इंटरनल कंट्रोल अच्छा है वहां सैंपलिंग करोगे कि जहां का खराब है? जहां अच्छा है. बुक्स ऑफ अकाउंट्स जहां पे रिलायबल है वहां पे सैंपलिंग करोगे कि जहां के रिलायबल नहीं है? अब ये सुनना, डिग्री ऑफ डिजायर्ड कॉन्फिडेंस. जहां कॉन्फिडेंस ज्यादा होगा वहां सैंपलिंग करोगे कि जहां कम होगा? जहां ज्यादा होगा. अब ये है मेन पॉइंट, टॉलरेबल एरर रेंज. इसको हिंदी में डिकोड करो, क्या बोल रहा है? टॉलरेबल एरर रेंज मतलब सहन करने की शक्ति. किसको सहन करना तुमको? गलतियां. गलतियां सहन करने की शक्ति ज्यादा है तो फिर सैंपलिंग. बताओ. सैंपलिंग मैंने पूछा, ये सैंपलिंग के बदले अगर वर्ड में चेंज कर देता हूं, चलो टेस्ट मतलब चेकिंग. चेकिंग ज्यादा करोगे कम करोगे? अगर झेलने की शक्ति ज्यादा है तो चेकिंग ज्यादा करोगे कम करोगे? झेलने की शक्ति ज्यादा है तो चेकिंग ज्यादा करोगे कम करोगे? ज्यादा. ज्यादा. कितने बच्चे बोल रहे ज्यादा? चलो 1 2 और वेरी गुड. और जागृति आप भी बोल रहे थे. जिज्ञासा सॉरी. हाँ. तो अगर अपन बात करें एरर रेंज, अगर झेलने की शक्ति ज्यादा है तो अपन चेकिंग ज्यादा नहीं करेंगे. मुझे ये बताओ, चेकिंग करना मतलब क्या हो जाता है? व्हाट इज, अब थोड़ा एग्जांपल को सेट कर रहा हूं. व्हाट इज चेकिंग टू द ऑडिटर मींस स्टडिंग बाय द स्टूडेंट. जैसे ऑडिटर के लिए चेकिंग करना होता है, तुम्हारे लिए पढ़ना होता है. एग्जाम्पल बना रहा हूं, ठीक है? जो काम मेरा होता है ना, जितनी मेहनत मेरे को चेकिंग करने में लगती है एक सीए को, उतनी मेहनत आपको पढ़ने में लगती है. अब बेकाम का एग्जाम देने जा रहे हो, बेकाम के एग्जाम में झेलने की शक्ति ज्यादा है कम है? ज्यादा. जब ज्यादा झेलने की शक्ति है मतलब वहां तुम 10 नंबर का भी छोड़ने को तैयार हो, 20 नंबर का भी, 30 नंबर का भी, 40 नंबर का भी छोड़ के बाहर निकलते एकदम, हाँ भाई पेपर हो गया. तो आप मुझे बताओ, जब वहां पर 40 नंबर का भी छोड़ने के लिए तैयार हो तो ज्यादा पढ़ते हो कम पढ़ते हो? नहीं पढ़ते. बताओ सर, रात को तो पता चलता है सिलेबस है, ये सिलेबस है, ये पढ़ना है. सुबह तक के कैसे तैसे तो सीनियर से किताबें लेके आते हैं और वही एक किताब के 20 क्वेश्चन होते हैं, उसी को पढ़ के जाते हैं माता का नाम लेके कि कोई 2-4 क्वेश्चन आ जाए, उसी में काम हो जाए. लेकिन आप मुझे बताइए, अब सीए के एग्जाम में क्या झेलने की शक्ति ज्यादा है कि कम है? कम है. 5 नंबर का छोड़ने के बाद भी इतना रोते हुए घर पे आते हो बेटा कि 5 नंबर का छूट गया, 5 नंबर का छूट गया. क्योंकि पता है 100 का भी करके आओ तो भी 20 ही आते हैं. उससे तो 5 तो पानी छोड़ के आए, 15 ना आ जाएगा एग्जाम में. तो ऑब्वियस सी बात है 100 भी करके आओ तो इन लोग काट काट के यही सोचते हैं. कई बच्चे ऐसे आते हैं, सर 100 का करके है, काट काट के भी कितना काट लेगा? मैंने कहा पूरा काट सकता है भाई, वो सीए आईसीआई है. तुमको क्या बीकॉम का लग रहा है क्या कि 100 नंबर करके काट काट के भी क्या 10-20 ही काटेगा? भाई वो काट काट के सीधा 11 नंबर पे लाएगा. तो इसीलिए ऐसा नहीं कि 100 का अटेम्प्ट कर दिया तो हो गया खेल. तब ध्यान से समझो. तो अगर अपन बात करें, अब अगर सीए के एग्जाम की बात की जाए, वहां पे झेलने की शक्ति क्या है? कम है. तो पढ़ाई ज्यादा करते हो. अभी मैंने कंपेयर किया रहा था किससे? ऑडिटर के लिए जो टेस्टिंग है आपके लिए वो पढ़ाई है. अगर ऑडिटर बोलता मिस स्टेटमेंट ज्यादा चल जाएगा तो चेकिंग कम करेगा. उसको लगेगा नहीं मिस स्टेटमेंट बिल्कुल नहीं चलेगा मेरे को, तो फिर वो चेकिंग. समझ में आया का? अच्छे से. तो देयर आर सम फैक्टर्स लाइक, पहला क्या बताइए? साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट एंड एफिशिएंसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल, एडिक्वेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स, टॉलरेबल एरर रेंज एंड डिग्री ऑफ डिजायर्ड
कॉन्फिडेंस। दीज आर दी 5 फैक्टर जो किसको अफेक्ट करता है बताओ? टेस्ट चेकिंग को। क्या ये बात समझ में आई? सैम्पलिंग समझ में आ गया? पक्का? चलो नेक्स्ट क्लास में अपन सैम्पलिंग की कुछ गहराई वाली बातें करेंगे, ठीक है, और थोड़ा अंदर तक जाएंगे। टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग, इसको लेकर के अपन गहन चर्चा करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहेगा, ठीक है। जस्ट एक आपको हल्का इंट्रोडक्शन दिया, टेक्निकल पार्ट में गए नहीं है। टेक्निकल का पार्ट जो रहेगा वो नेक्स्ट क्लास में रहेगा, शायद पूरी क्लास हमारी डेडिकेटेड टुवर्ड सैम्पलिंग ही रहेगी, ठीक है। चलो तो आज के लिए करना इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच। टाटा बाय, सी या, बाय बाय।